Newton's third law of motion, that very famous statement, to every action there is an equal and opposite reaction. इसका मीनिंग है कि सपोज अ पर्सन इज पुशिंग द वॉल, पुश किया फोर्स F21 से, तो इंस्टेंटली, द वर्ड इंस्टेंटली इज इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटली पर्सन को रिएक्शन मिला. तो सपोज ये पर्सन है 1 और वॉल है, ये जो वॉल है वो है 2, तो फोर्स F21 का मतलब हुआ, फोर्स F21 का मतलब फोर्स ऑन 2 बाई 1, इसको शॉर्ट में कहते हैं फोर्स F21. फोर्स ऑन 2 यानी फोर्स किस पे लगा, 2 पे लगा. किसने लगाया, 1 ने लगाया. तो यहां पर F21 का मतलब है कि फोर्स किस पे लगा, वॉल पे लगा. किसने लगाया, पर्सन ने लगाया, दिस मैन ने लगाया. ओके, इंस्टेंटली मैन को भी फोर्स मिला है. किससे मिला है, वॉल से. वॉल ने फोर्स अप्लाई किया इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और उस फोर्स को क्या कहेंगे, फोर्स किस पे लगा है, मैन पे, यानी फोर्स किस पे लगा है, 1 पे. तो व्हाट इज F12, F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 यानी मैन पे बाय 2 बाय वॉल. तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, वेक्टर्स होंगे. दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ कि दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट. कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां याद रखना है, जो कंफ्यूजन से वो मैं दूर कर देता हूं, कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कुछ स्पेशल नहीं है. किसी एक को भी एक्शन कह सकते हैं, जनरली फर्स्ट वाले को एक्शन कहते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड यहां है नहीं. दे आर इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. माने पहले आपने किसी को थप्पड़ मारा, वो एक दिन बाद आपको वो थप्पड़ मारेगा, तो उसको आप न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं कह सकते, क्योंकि तुरंत होता है दोनों. एक्शन रिएक्शन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. तो इस मैन ने अभी पुश किया और रिएक्शन उसको 1 साल बाद मिलेगा, ऐसा नहीं होगा. इंस्टेंटेनियस होगा, वेरी सेम इंस्टेंट. तो क्योंकि ये दोनों एक साथ होता है, किसी एक को भी एक्शन कह लो, दूसरे को रिएक्शन कह लो, और एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं, फोर्स का ही नाम है. तो देर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन. कॉज इफेक्ट रिलेशन मतलब कि पहले किसी ने पुश किया, कॉज हो गया, उसके बाद उसको वापस वो पुश मिला, वो इफेक्ट हो गया. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. नो कॉज इफेक्ट रिलेशन, बिकॉज फोर्स ऑन ए बाय बी एंड देन फोर्स ऑन बी बाय ए एक्ट एट द सेम इंस्टेंट. तो ये दोनों फोर्स ऑन 1 बाय 2 एंड फोर्स ऑन 2 बाय 1, ये दोनों एक साथ ही होता है, एट द सेम इंस्टेंट. ये वर्ड इज इंपॉर्टेंट. ओके, एक्शन और रिएक्शन एक्ट्स ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है. तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. सपोज रिगार्डिंग दिस पर्सन 1, ऑब्जेक्ट 1 ऑफ मास m, पर्सन का मास m है, m1 है. तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू वॉल. वॉल मैन पे फोर्स अप्लाई कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में. तो ये होगा फोर्स ऑन किस पर, 1, मास 1 पे बाय 2. तो इसका डायरेक्शन जो है, फोर्स का डायरेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है. ये है मैन का हाफ फ्री बॉडी डायग्राम. फुल कंप्लीट नहीं है, फुल के लिए आपको mg, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब लिखना होगा. तो एक पार्शियल फ्री बॉडी डायग्राम है. ओके, किसका है, मैन का, यानी 1 का. वॉल के लिए क्या, तो ये मैन के लिए. वॉल के लिए हम क्या कहेंगे, वॉल के लिए हम कहेंगे कि अगर ये वॉल है मास m2, दिस वॉल, तो इसको पुश किया जा रहा है इस तरफ, वॉल को पुश कर रहा है. फोर्स किस पे लगा, वॉल 2 पे. किसने लगाया, 1 ने लगाया. तो F21 मतलब फोर्स ऑन 2 बाय 1. देखो दोनों का डायरेक्शन अलग है, और ये दोनों डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रहा है. F21 is acting on the wall, F12 is acting on the man. So they act on different object but at the same instant. Okay. तो फोर्स अकर्स इन पेयर्स. आइसोलेटेड फोर्स नहीं है कि पहले एक्शन हुआ फिर बाद में रिएक्शन, नहीं. दे अकर इन पेयर एंड दे अकर इन द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम. चलो ये भी क्लियर हो गया. एंड दे एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन डिफरेंट बॉडीज.
सेम बॉडी नहीं है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड ऑल, तो दे डू नॉट। तो क्लियर हो गया ये चीज। ओके, कंसिडर ए सिस्टम। अब ये नया वर्ड आ गया सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि अगर हम ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को, किसको, मैन को और वॉल को एक साथ कंसिडर कर ले, एक साथ, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम किसका, सिस्टम का। सिस्टम मतलब यहां पर क्या, सिस्टम मतलब यू कैन से मोर देन वन पार्टिकल को आपने ले लिया एक साथ, तो मोर देन वन पार्टिकल यहां पर क्या हो गया, पार्टिकल 1 + 2, यानी मैन प्लस, लिख दे रहे हैं मैन प्लस वॉल, ये हो गया सिस्टम। अगर तो आपको सिंगल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो जब हम मैन और इसका सिंगल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो फोर्सेस हैं F21 ये तो इंटरनल फोर्सेस हो गया, तो और हम फ्री बॉडी डायग्राम में क्या ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो हम देख रहे हैं कि भाई यहां पर नो एक्सटर्नल फोर्स, और इंटरनल फोर्सेस के बारे में पहले भी हम बोल चुके थे, कैंसिल ईच अदर, और इस इक्वेशन से भी बहुत क्लियर है कि ये दोनों फोर्स कैंसिल कर दे रहे हैं एक दूसरे को, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। तो वही बात यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आप इन दोनों बॉडीज को एज अ सिस्टम ले ले, एज अ होल, देन FAB एंड FBA, यानी यहां पर हमारा केस है F12 एंड F21, ये क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस किसका, सिस्टम का A एंड B, A प्लस B, यानी सिस्टम 1 + 2 का, सिस्टम 1 + 2 का इंटरनल फोर्सेस हो जाएगा। दे एड अप टू गिव नल फोर्स, तो उनका नेट इंटरनल फोर्स 0 होगा। इंटरनल फोर्स का सम हमेशा ही 0 होता है। तो इंटरनल फोर्सेस इन अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल दस कैंसिल अवेज इन पेयर। मतलब फिर से आपको यहां पर पूरा जो समरी है, इस स्लाइड का समरी ये है कि ऑलवेज कैंसिल इन पेयर का मतलब नेट इंटरनल फोर्स जो है, फिर से बताया जा रहा है कि वो 0 हो जाता है। दो है तो दोनों मिलाकर कैंसिल, नेट इंटरनल फोर्स ऑलवेज कैंसिल्स इन पेयर एंड दे विल बिकम 0। वही अगर हम इंडिविजुअली सिर्फ मैन के बारे में बात करें, तो मैन के बारे में अगर हम बात करें तो उस मैन का हाफ फ्री बॉडी डायग्राम इज लाइक दिस। मैन पे एक फोर्स F12 लग रहा है। सिर्फ मैन की अगर बात करें, सिस्टम हमारा सिर्फ मैन है और सिस्टम हमारा सिर्फ वॉल है। वैसे सिस्टम वर्ड सिंगल पार्टिकल के लिए नहीं यूज करते हैं, मोर देन वन पार्टिकल के लिए, तो हम जस्ट समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिर्फ वॉल के बारे में बात करें तो फोर्स अलग, मैन के बारे में फोर्स अलग, वॉल अपने अलग मूव करेगा, मैन अलग मूव करेगा अगर मूव करता है तो, अदरवाइज ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो समरी, क्विक समरी है कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। द एक्शन एंड रिएक्शन इज नथिंग बट फोर्स का ही दूसरा एक नाम है, और कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि अभी कॉज इफेक्ट रिलेशन में क्या हुआ कि अभी एक एक्शन हुआ तो थोड़ा देर बाद एक रिएक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है। दे एक्ट एट द सेम टाइम, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, और ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। तो अगर एक्शन वॉल पे हो रहा है तो रिएक्शन मैन पे हो रहा है, और उनका फ्री बॉडी डायग्राम इसका प्रूफ है कि भाई ये है एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, सब क्लियर हो गया। अगर पूरा सिस्टम ले तो नेट इंटरनल फोर्स 0 हो जाएगा, और फिर से प्रूव हो गया ये। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो मिसकंसेप्शन हम क्लियर कर रहे हैं। एक्चुअली वॉकिंग जो होता है ड्यू टू अ रिएक्शन फोर्स होता है। तो अब रिएक्शन फोर्स क्या है? सपोज दिस इज अ पर्सन और ये पुश कर रहा है ग्राउंड को, ये ग्राउंड है, ग्राउंड को पुश कर रहा है एट एन एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको अगर हम ए फॉर एक्शन फोर्स कहेंगे तो इमीडिएटली एट द सेम इंस्टेंट एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ ए वेक्टर का इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होगा एफ आर, आर मतलब रिएक्शन हो गया, इंस्टेंटेनियसली मिलेगा, ये भी ठीक है। तो वॉकिंग इस एफ आर के वजह से होता है, एफ ए के वजह से नहीं, एफ ए के वजह से नहीं होता, ये मैं समझाना चाहता हूं। आई विल एक्सप्लेन दिस। ओके, और तो एफ आर की वजह से वॉकिंग होता है। एफ आर फोर्स जितना आपको ज्यादा मिलेगा रिएक्शन, उतना ज्यादा कंफर्टेबली आप वॉक कर पाओगे। कैसे कंफर्टेबली वॉक कर पाओगे? उतना ज्यादा आप स्पीड से वॉक कर पाओगे। कैसे? आई विल एक्सप्लेन दिस।
एफ आर को अगर हम रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट में, पहले तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, दोनों थीटा है, इसको दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करें तो एफ आर कॉस थीटा होगा, इतना तो आपको पता है, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एस आर साइन थीटा। तो अब हमारे पास है एफ आर कॉस थीटा और एंड एफ आर साइन थीटा। एफ आर को मैंने हटा दिया, उसके जगह ये दो फोर्स इक्विवेलेंट फोर्स को लिख दिया मैंने। तो एफ आर साइन थीटा जो है यही हमारा नॉर्मल रिएक्शन का काम करता है, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स का। और फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें किसका, मैन का ये लेग का, मैन का लेग बोलो चाहे मैन बोलो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो इसका वेट mg नीचे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स यानी एफ आर साइन थीटा ऊपर एक्ट कर रहा है, और एक फोर्स है एफ आर कॉस थीटा जो राइट साइड में एक्ट कर रहा है। तो यहां से हम क्या क्या फिजिक्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये फिजिक्स यूज करेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब पर्सन तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा वाइल वॉकिंग, तो वर्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं है, तो नेट फोर्स क्या है वर्टिकल, जीरो। एफ वाई नेट क्या है, जीरो नेट। तो नेट जीरो का मतलब ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो ऊपर वाले को प्लस ले लेते हैं, नीचे वाले को माइनस ले लेंगे, तो क्या हम कह सकते हैं एफ आर साइन थीटा माइनस एम जी। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स लॉ के हिसाब से नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई। तो नेट फोर्स हो गया ये, और मास हो गया m, एक्सेलरेशन अलोंग वाई कुछ नहीं है बिकॉज पर्सन इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। तो यहां से मुझे फिजिक्स यूज करके मिल गया एफ आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, जो हम लिखते हैं जनरली नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी। अब अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां पर भी हम बोलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। अगर न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करें तो एफ नेट एक्सटर्नल अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू ए एक्स, ये हम जानते हैं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो एक ही फोर्स है यहां पर, क्योंकि ये फ्रिक्शन मैंने कंसीडर नहीं किया, एफ आर कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन लेस सरफेस में एफ आर कॉस थीटा इज द ओनली फोर्स, जिसका आंसर होगा मास ऑफ द पर्सन इनटू एक्सेलरेशन। तो सपोज एक्सेलरेशन इज ऑन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। तो इस एक्सेलरेशन से एफ आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मास, इस एक्सेलरेशन से वो पर्सन मैन मूव करना शुरू कर देगा, राइट। तो जितना ज्यादा एफ आर होगा रिएक्शन फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा, जितना कम एफ आर उतना कम एक्सेलरेशन मिलेगा, ज्यादा डिफिकल्टी होगा वॉकिंग में। तो वॉकिंग किसके हेल्प से होता है, रिएक्शन फोर्स की हेल्प से होता है। तो इसका सिंपल प्रूफ क्या है, इसका सिंपल प्रूफ ये है, एग्जांपल ये है कि सपोज ये फ्लोर है, हार्ड फ्लोर है, उसमें वॉक कर रहा है, और ये सैंड है, तो दोनों में ही मैन ने सेम एक्शन फोर्स दिया, मैन का तो ताकत सेम है, स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन रिएक्शन जो है फ्लोर से वो ज्यादा मिला, और रिएक्शन जो है सैंड पर वो बहुत ही कम मिला, थोड़ा सा रिएक्शन मिला। तो जितना रिएक्शन होगा एक्शन भी उतना ही होगा अल्टीमेटली। तो फिर तो इस वजह से रिएक्शन अगर ज्यादा मिलता है मुझे, तो फ्लोर में ज्यादा इजी हो जाता है, अभी भी मैंने आपको सिखाया। और रिएक्शन फोर्स अगर कम होता है, सैंड ज्यादा रिएक्शन नहीं दे पाता है। और अगर वाटर में आप कोशिश करोगे, वाटर में फोर्स अप्लाई किए, वाटर के ऊपर आप चलने की कोशिश करोगे, तो आपने एक्शन दिया, कोई रिएक्शन नहीं मिला, एफ आर जो है वो रिएक्शन ही नहीं मिला आपको, इंस्टेंटेनियसली कोई रिएक्शन नहीं मिला। तो वाटर में हम वॉक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एफ आर कॉस थीटा बाई एम। तो एफ आर नहीं है, एफ आर जीरो है, तो जीरो बाई एम, एक्सेलरेशन जीरो, वाटर में नो वॉकिंग। तो ये है चीज। तो आपने फोर्स अप्लाई किया सेम स्ट्रेंथ से इन तीनों केसेस में, आपको जिसमें सबसे ज्यादा कम रिएक्शन मिलेगा वहां सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा वॉकिंग, या नो वॉकिंग भी हो सकता है। अब स्टूडेंट सोचेंगे एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन है,
न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, तो अगर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है तो मुझे सेम फोर्स मिलना चाहिए चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, करेक्ट। तो क्वेश्चन उठेगा कि भाई रिएक्शन तो ठीक है कम मिला, लेकिन एक्शन क्या कहेंगे? तो एक्शन वही होगा कि आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की कोशिश की सैंड में और वाटर में, लेकिन कर नहीं पाए, तो एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। तो जितना रिएक्शन मिला है अल्टीमेटली नेट जो फाइनल एक्शन होगा वो भी वही माना जाएगा। आपने कोशिश की, कर नहीं पाए सैंड में उतना, ये है एक्चुअल चीज। तो आपने कर नहीं पाए, एक्शन ज्यादा हो नहीं पाया, तो रिएक्शन भी ज्यादा नहीं हो पाया। और वाटर में आपने कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? नो एक्शन, तो रिएक्शन भी जीरो हो गया। ये है चीज, इसलिए वाटर में वॉक नहीं कर सकते। याद क्या रखना है इन शॉर्ट कि वॉकिंग इज ड्यू टू कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्स, ये इस एफ आर की वजह से वॉकिंग होता है। तो इजी रहेगा हमारे लिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं बहुत आराम से। F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो अगर नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए तो एम ए जीरो हो जाएगा, एम ए जीरो हो जाएगा तो ए जीरो हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा तो यहां से टू मेथड है। मेथड वन हम यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर कांस्टेंट, तो a अगर जीरो हो जाएगा तो v इक्वल टू यू, यानी स्टार्टिंग जो स्पीड है या वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी वही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं का मतलब या तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हुआ। तो ये हो गया मेथड वन। मेथड टू है कैलकुलस मेथड। मेथड टू है कैलकुलस मेथड। अगर a जीरो है इसका मतलब dv dt जीरो, dv dt जीरो का मतलब होता है v जीरो आई मीन और कांस्टेंट, v जीरो और कांस्टेंट, यानी पार्टिकल रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो यह हो गया डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, किससे? सेकेंड लॉ से। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सिंपल एग्जांपल हम जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m बाय द सरफेस, सरफेस ब्लॉक ऑफ मास m पे फोर्स लगा रहा है, एंड दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस, उसी को हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? फ्री बॉडी डायग्राम विल बी वेट एक्टिंग mg डाउनवर्ड, इस ब्लॉक को हम पॉइंट की तरह लिखेंगे लाइक अ पॉइंट, और रिएक्शन फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन है विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर इक्वेशंस क्या लिख सकते हैं? नेट जो वेलोसिटी जीरो है बिकॉज द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन जीरो। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए, सिंस एक्सेलरेशन इज जीरो आई कैन से m इंटू जीरो दैट इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स क्या कहेंगे? अपर डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, तो नेट फोर्स विल बी r माइनस एम जी, r माइनस एम जी इज नेट फोर्स एंड दैट विल बी जीरो। तो यहां से r इक्वल्स टू एम जी या कुछ भी जो मिल गया वही हमारा आंसर है। तो ये कंक्लूजन हुआ हमारा। तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या हो सकता है? इंक्लाइंड प्लेन में क्या हो सकता है ये देखते हैं। इंक्लाइंड प्लेन में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे? अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। इफ दिस एंगल इज थीटा देन ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब दिस इज 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, राइट। अगेन दिस इज ऑल्सो अ 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री में एक एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा? थीटा। तो दिस एंगल इज थीटा, एम जी और एम कॉस थीटा के बीच में, ये परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा और इक्वेशन क्या होगा ये लिखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मैं इस तरह से एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे इस मास m को। तो एक फोर्स है नीचे mg और एक फोर्स है परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन एट दिस पॉइंट r। दीज आर द टू फोर्सेस एक्टिंग। अब थीटा का क्या चक्कर है भाई? थीटा का ये है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस एंगल इज थीटा विद द
परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये एंगल थीटा है। अब ये mg cos थीटा और mg sin थीटा क्यों हुआ? वेक्टर कंसेप्ट से हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर f है मेकिंग एन एंगल थीटा, तो अलोंग द थीटा वो होता है f cos थीटा, परपेंडिकुलर टू f cos थीटा, परपेंडिकुलर टू f cos थीटा वो होता है sin थीटा। तो mg भी एक वेक्टर है, अलोंग थीटा उसे क्या लिखेंगे? f cos थीटा, मतलब mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में क्या लिखेंगे? mg sin थीटा। तो ये है सिचुएशन। अब हम mg को भूल जाएंगे, फॉरगेट mg। अब मेरे पास इस तरह से वर्टिकल फोर्सेस है और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। तो सिंस द पार्टिकल इज ट्राइंग टू मूव डाउनवर्ड, उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो देयर इज नो मोशन इन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो अलोंग y एक्सिस कह सकते हैं, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन हम क्या कहेंगे? नो मोशन, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, राइट। परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं है, जो भी मोशन है अलोंग द प्लेन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर से वही एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो तो मास इंटू जीरो जीरो, तो नेट फोर्स क्या होगा? आर माइनस एम जी कॉस थीटा इज नेट फोर्स जीरो, तो आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं इसको। अब अलोंग द प्लेन मैंने कहा है जो भी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा उसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, तो यहां पर ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, राइट। तो यहां तो सिर्फ एक ही फोर्स है mg sin थीटा, तो नेट फोर्स क्या हुआ? अलोंग द प्लेन, अलोंग प्लेन, अलोंग प्लेन फिर से हम यूज करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स है ओनली वन फोर्स mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये वाला भी चीज प्रूव हो गया। r इक्वल टू mg cos थीटा भी प्रूव हो गया, और मास मास कैंसिल होने के बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू a इज इक्वल टू g sin थीटा, ये भी प्रूव हो गया। यानी पार्टिकल जब अलोंग द प्लेन फ्रिक्शन लेस सरफेस में, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लेस सरफेस में अगर मूव करेगा ड्यू टू द वेट, तो उसका एक्सेलरेशन g नहीं होगा, क्या होगा? g sin थीटा होगा। उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? g sin थीटा, विच इज लेस देन g। साइन थीटा का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होता है, तो g sin थीटा का वैल्यू जो है वो लेस देन g होगा। यानी अगर फ्री फॉल हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्री फॉल हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन है g, अगर अलोंग द प्लेन आ रहा है एट एन एंगल थीटा तो g sin थीटा। ये है हमारा सिचुएशन। तो क्विक रिवीजन, ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, mg एक वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे mg cos थीटा और mg sin थीटा, और देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन एट दिस पॉइंट। तो ये सारे फोर्सेस हैं। अब हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस का क्या होगा? वर्टिकल फोर्सेस का सम जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल इज जीरो। क्यों नेट फोर्स जीरो है? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, देयर इज नो acceleration along the perpendicular to the plane. Particle is not moving perpendicular to the plane. Particle is moving only horizontally. तो r माइनस r को मैंने पॉजिटिव लिया, और तो mg cos थीटा नेगेटिव हो गया ऑटोमेटिकली। एल्जेब्राइक सम में बिकम जीरो, सो r इज इक्वल टू mg cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 ये वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है भाई। along the plane क्या कहेंगे? along the plane क्या कहेंगे? mg net, I mean net force is equal to mass into acceleration। तो यहां पर तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, पार्टिकल इज इन मोशन। नेट फोर्स मतलब ओनली वन फोर्स यहां पर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है ऑपोजिट डायरेक्शन में, देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ओनली वन फोर्स है, इसलिए हम लिखेंगे mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जी आई मीन mm कैंसिल होकर a इक्वल टू g sin थीटा मिल जाएगा, विच इज लेसर देन g होगा, क्योंकि sin थीटा लेस देन 1 होता है। तो फ्री फॉल में g होता है, और अलोंग द प्लेन एट एन एंगल थीटा g sin थीटा होता है क्या? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा। ओके तो यहां हम थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ बता देते हैं कि सपोज अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता। सपोज अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता? फ्रिक्शन होता तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक और फोर्स एक्ट हो जाता, पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता अलोंग द पैरेलल टू द सरफेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो
हमारा वर्टिकल फोर्सेस तो वही, देर इज नो मोशन अलोंग वर्टिकल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो आंसर वही आ जाता, आर माइनस एम जी नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर आर इज इक्वल टू एम जी। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अलोंग द प्लेन जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और फ्रिक्शन माइनस हो जाएगा। तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स यहां पर हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो भी होगा वो यहाँ पुट करेंगे, वो हम लोग फ्रिक्शन में स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो भी है वो यहाँ पर पुट करके फाइनल एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा, और इस तरह से फ्रिक्शन चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। तो ये मैंने आइडिया दे दिया कि एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा दिस होल थिंग बाय एम। तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या है जी, बिना फ्रिक्शन के एक्सेलरेशन क्या होता है जी साइन थीटा, राइट। और विथ फ्रिक्शन, तो यहां पर बिना फ्रिक्शन मतलब म्यू जीरो कहते हैं उसको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो। और अगर विथ फ्रिक्शन है तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम। और ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है अगर आपको एफ का फॉर्मूला पता हो, म्यू एन होता है एफ का फॉर्मूला, फिर एटसेट्रा एटसेट्रा, वो फ्रिक्शन चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के आइडिया मैंने आपको दिया है, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं इस कंसेप्ट को। बेसिक ये आइडिया है स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन इनर्शियल फ्रेम्स जो है वो है जहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड है, जहां से न्यूटन्स लॉ वैलिड है। और इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है जहां ऑब्जर्वर हो, जो ऑब्जर्व कर रहा हो। अगर ऑब्जर्वर किसी के मोशन को, सपोज ए इज अ ब्लॉक विच इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए, और पी एक पॉइंट है जहां पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, मतलब ग्राउंड में, अर्थ में, तो अर्थ को ही रेफरेंस फ्रेम कहेंगे, रेफरेंस फ्रेम कहेंगे अर्थ को, जहां भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा हो और वहां से क्या करेगा, लिखेगा न्यूटन्स लॉ के हिसाब से इक्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वर अर्थ में है एट रेस्ट, तो न्यूटन्स लॉ इज वैलिड व्हेन जो रेफरेंस फ्रेम है दैट इज आइदर एट रेस्ट या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, किसका, फ्रेम का, खुद रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो अर्थ का एक्सेलरेशन हम जीरो ही अज्यूम करके चलते हैं, तो अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर नॉन इनर्शियल का एग्जांपल होगा अगर कोई, इसका जस्ट उल्टा, अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, जहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। तो कहां पर वैलिड नहीं है, जहां पर एक्सेलरेशन जीरो ना हो। किसका एक्सेलरेशन, रेफरेंस फ्रेम का। रेफरेंस फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो ना हो, राइट। यानी ऑब्जर्वर का हम कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हम लोग तो ऑब्जर्व कर रहे हैं पार्टिकल ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं कहां से, ग्राउंड से जब ऑब्जर्व किया था, मतलब हमने इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व किया था, तो जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो करेक्ट आएगा। अगर आप ऑब्जर्वर को यहां लेकर चले जाते हो किसी और ब्लॉक में जो मूव कर रहा है इन एक्सेलरेशन ए बी, तो ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, क्योंकि इसका तो एक एक्सेलरेशन है, ये तो जीरो नहीं है। तो यहां से अगर वो कुछ भी लॉ लिखता है, न्यूटन्स लॉ, तो मतलब एफ नेट इक्वल्स टू एम ए या कुछ भी यूज करता है, तो वो रॉन्ग आंसर आएगा, नॉट वैलिड होगा न्यूटन्स लॉ इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां से ऑब्जर्व करके अगर लिखेगा तो क्वेश्चन होता है क्या कि नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम, इसको क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो इसको क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम, माने इस फ्रेम का एक्सेलरेशन है, कुछ एक्सेलरेशन है। तो क्या न्यूटन्स लॉ कभी अप्लाई नहीं हो सकता है एक्सेलरेटेड फ्रेम से? न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन उसे अप्लाई करने के लिए क्या न्यूटन्स लॉ है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, इसके बात कर रहे हैं हम। ये एप्लीकेबल नहीं है कहां पर, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं है। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंजेस लाना होगा, और उस कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स वगैरह, कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स एटसेट्रा लाकर
ठीक करना होगा, जो हम बताएंगे अभी। तो सबसे अच्छा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमने कहा कि भाई एक्सेलरेटेड फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, तो एक देख लेते हैं कि भाई वैलिड है कि नहीं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है, इट इज एक्चुअली अ लिफ्ट moving upward with acceleration a, as you can see in this arrow. So lift is moving upward with acceleration a, और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि भाई रिएक्शन का वैल्यू क्या है। वी विल ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम से हम सॉल्व करेंगे और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व करेंगे। तो मेथड 1 इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करेंगे, IF से सॉल्व करेंगे। इनर्शियल फ्रेम का मतलब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, यहां पर ऑब्जर्वर है, राइट। ऑब्जर्वर कहीं ग्राउंड में है, अर्थ में है, विच इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा भाई, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा ऑब्जर्वर। चलो भाई, ऑब्जर्वर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा, वेट mg नीचे, रिएक्शन ऊपर और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेंगे, तो हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स विल बी पॉजिटिव r माइनस mg, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड को नेगेटिव, तो टोटल एल्जेब्राइक सम होगा ये नेट फोर्स, और उसे हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, जिस एक्सेलरेशन से ये मास मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या नोट करेगा ग्राउंड से कि ये मास एम मूव कर रहा है ऊपर में एक्सेलरेशन a से, तो a एज नोटेड बाय द ऑब्जर्वर। तो रिएक्शन का फॉर्मूला आ गया mg प्लस ma, तो mg प्लस a, तो ये करेक्ट आंसर है। अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा किससे, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, और देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं। देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। तो मेथड 2 में क्या होगा, ऑब्जर्वर लिफ्ट में चला गया। ऑब्जर्वर कहां चला गया, लिफ्ट में। तो मेथड 2 में ऑब्जर्वर, अब इसको मिटा दिया जाए, अब ऑब्जर्वर यहां है, लिफ्ट में है, यानी ऑब्जर्वर खुद ही एक्सेलरेशन ऐसे लिफ्ट के साथ ही ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ये जो हम a यूज करते हैं, a इज बाय ऑब्जर्वर, a ऑब्जर्वर जो नोट कर रहा है, ऑब्जर्वर जो नोट कर रहा है वो वाला एक्सेलरेशन है। तो यहां पर ऑब्जर्वर क्या देखेगा भाई, लिफ्ट में जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे को क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एट रेस्ट है, सब तो रुके हुए हैं, एक साथ ही सब ऊपर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई पहले ऊपर पहुंच गया, लिफ्ट में साथ जा रहे हो, कोई पहले पहुंच गया 4th फ्लोर और थोड़ा देर बाद कोई और पहुंचा, दूसरे सेम लिफ्ट में जा रहे हो तो सब एक साथ ही पहुंचोगे, तो सब एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में है। तो बेसिकली शॉर्ट में यह है कि ऑब्जर्वर क्या नोट करेगा, ऑब्जर्वर नोट करेगा कि भाई इस मास का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ मास एज नोटेड बाय ऑब्जर्वर, वो होगा 0। ये एक्सेलरेशन वही है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 0 बेसिकली। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करेंगे हम। एफ नेट क्या होगा, r माइनस mg, और ऑब्जर्वर के हिसाब से एक्सेलरेशन क्या है, जब ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो ऑब्जर्वर क्या नोट करेगा कि इस मास का एक्सेलरेशन क्या है, ऑब्जर्वर नोट करेगा कि मास का एक्सेलरेशन 0 है, दोनों साथ में आराम से मूव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू, तो r इज इक्वल टू mg आ गया, विच इज अ रॉन्ग इक्वेशन। तो इसलिए देखो न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड जब ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेशन में जा रहा है, जब ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये है बात। तो भाई इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि भाई न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। करेक्ट करने के लिए सूडो फोर्स का हम बात बताएंगे थोड़ी देर में। तो ये तो क्लियर हो गया, इनर्शियल फ्रेम वो है जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड है। एक्सेलरेशन ऑफ द इनर्शियल फ्रेम इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज 0। फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर का जो है एक्सेलरेशन वो 0, यहां लिख दे रहे जस्ट कॉमन लैंग्वेज में, ऑब्जर्वर का जो है एक्सेलरेशन वो 0 है। फ्रेम इज अ बेटर वर्ड। नॉन इनर्शियल फ्रेम है जहां पर नॉट वैलिड, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज नॉट 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम इज नॉट 0, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर इज नॉट 0। वेलोसिटी अलग चीज है, एक्सेलरेशन अलग चीज है, हम एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके।
तो सूडो फोर्स, हाउ टू यूज न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब मैं आपको बताऊंगा कि करेक्शन क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई क्या करना पड़ता है न्यूटन्स लॉ में। ये मैं तो इनर्शियल फ्रेम में तो हम जानते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या करेंगे मैं बताता हूं। वहां पर हम लिखेंगे एफ नेट पहले की तरह, मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिखेंगे, लेकिन यहां कुछ एक्स्ट्रा लिखने वाले हैं। वो एक्स्ट्रा होगा प्लस ऑफ माइनस एम एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ये क्वांटिटी। ये एक्सेलरेशन भी है, ये भी एक्सेलरेशन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम जहां ऑब्जर्वर हो, जैसे इन दिस केस ऑब्जर्वर अगर लिफ्ट में है तो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो ए, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है ना, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ वगैरह लिख दे रहे हैं, मतलब समझ में आ गया होगा। एनीवे, और ये वाला जो है ये पार्टिकल का है, ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन है जिसका फ्री बॉडी डायग्राम आपने ड्रॉ किया, पार्टिकल का एक्सेलरेशन है जिसका फ्री बॉडी डायग्राम आपने ड्रॉ किया। और पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू हुम? विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो नोट करेगा, जो ऑब्जर्वर नोट करेगा वो वाला एक्सेलरेशन है ये। तो समझाने के लिए मैंने पूरा ये लिखा है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां पर ये अप्लाई कैसे होगा? एफ नेट था आर माइनस एम जी, चलो भाई आर माइनस एम जी, प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वर, यानी लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ? लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ए, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज नोटेड बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या नोट करेगा भाई? इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? पार्टिकल और ऑब्जर्वर दोनों एक ही लिफ्ट में है, साथ में जा रहे हैं, तो ऑब्जर्वर तो यही नोट करेगा कि ये रेस्ट में है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। और यहां से क्लियरली दोनों को राइट साइड में ले आइए तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ये करेक्ट वाला आंसर आ गया, करेक्ट वाला आंसर आ गया जो थोड़ा देर पहले हमने डिराइव किया था। ये देखो, ये करेक्ट वाला आंसर आ गया। तो बिना सूडो फोर्स के, सूडो फोर्स तो मैंने समझाया ही नहीं। सूडो फोर्स, इस चीज को एक सूडो फोर्स कहते हैं। एमए तो कोई फोर्स नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि एमए एक कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये फोर्स जैसा है। फॉल्स, सूडो मतलब फॉल्स। एमए जनरली फोर्स का मतलब क्या, फोर्स को डिनोट करता है या फोर्स का वैल्यू यहां से पता चलता है, तो इसको एक सूडो फोर्स नाम ले दिया गया। एक्चुअल फोर्स नहीं, एक सूडो फोर्स नाम दे दिया गया, फोर्स जैसा। तो ये जो है ये है हमारा सूडो फोर्स। दिस क्वांटिटी माइनस एम ए ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम, आई मीन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, तो इसको कहते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स दिस क्वांटिटी। तो फ्री बॉडी डायग्राम में भी आप कर सकते हो। फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसी बात को दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं, ऊपर आर हो गया, नीचे एम जी हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। सूडो फोर्स में एक नेगेटिव है, तो सूडो फोर्स में नेगेटिव का मतलब हो गया कि जो एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो एक और आप ऐसे फोर्स ड्रॉ कर सकते हो, एम ए फ्रेम। तो ये हो जाएगा। अब आपने क्या किया? आपने कन्वर्ट कर दिया फ्री बॉडी डायग्राम को इसमें मॉडिफाइड फॉर्म में, एक न्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हो तो टोटल फोर्स R, यहां लिखा हुआ टिक मार्क R, माइनस एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू दिस, और आंसर आ जाएगा। तो दो तरीका हम बता रहे हैं। एक तरीका है कि डायरेक्ट इसको यूज करो और प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए लिखो। यहां पर दो एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम है और एक एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है
विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर का मतलब ऑब्जर्वर जो नोट कर रहा है, इतना देर से तो ऑब्जर्वर ही नोट कर रहा है कि भाई एम में ए का एक्सेलरेशन क्या है, और ये वाला एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम है या एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर है, आप कह सकते हो इसको। ठीक है, ओके। और माइनस एम ए ऑफ द फ्रेम को हम सूडो फोर्स कहेंगे, और इसको ड्रॉ करने का तरीका ये है। और यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई नेट फोर्स, ऑब्जर्वर क्या नोट कर रहा है कि भाई देयर इज नो नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो आप कह सकते हो आर माइनस एम जी माइनस एम ए इज 0। इस ढंग से भी लिख सकते हो ड्रॉ करके। ठीक है, इसका और भी हम लोग एग्जांपल करेंगे। लिफ्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो क्या होगा, वो सब हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 5 को फिर से सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था कि ये डी जो हम फिर से सॉल्व करके बताएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो लाइंग ऑन द फोर तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सो एंड सो लाइंग ऑन द फ्लोर, मतलब ये है कि एक स्टोन है जो ट्रेन के अंदर में है, लाइंग ऑन द फ्लोर, ट्रेन मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां गिवन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और व्हाटएवर। तो ये किसका है, ट्रेन का एक्सेलरेशन है, तो स्टोन का ही एक्सेलरेशन हुआ, यानी पार्टिकल का एक्सेलरेशन हुआ। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। और आप यहां से अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब ऑब्जर्वर ट्रेन के अगर अंदर है, तो ऑब्जर्वर ट्रेन के अगर अंदर में है और न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हो, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे। आप लिखोगे mg, ऊपर में r, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो अलोंग y एक्सिस r माइनस एम जी, अलोंग y एक्सिस तो स्टोन मूव नहीं कर रहा है, चाहे वो किसी भी फ्रेम से आप देखो। r माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, r इक्वल टू एम जा गया। अलोंग x एक्सिस हमें बात करना है, F नेट अलोंग x एक्सिस इज F नेट अलोंग x एक्सिस इज max। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर सूडो फोर्स का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या मैंने कहा था, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे अगर, तो एक मुझे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना होगा, मास ऑफ द स्टोन इनटू एक्सेलरेशन। ये होगा एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम। कोई बात नहीं, मैं आपको मॉडिफाइड लॉ से भी क्लियरली समझा देता हूं। हमारा मॉडिफाइड लॉ है एफ नेट प्लस माइनस एम ए ऑफ द फ्रेम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एफ नेट क्या है भाई, यहां पर अलोंग क्या है, एफ नेट अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। तो भाई ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एफ नेट प्लस माइनस एम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ए ट्रेन जो गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज नोटेड बाय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या नोट करेगा, पार्टिकल इज ऑल्सो एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज ऑल्सो एट रेस्ट, दोनों सेम ट्रेन में है, आसपास में है, लाइक टू पैसेंजर्स। तो ये हम 0 लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल नोटेड बाय ऑब्जर्वर। ट्रेन के अंदर में अगर ऑब्जर्वर है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑब्जर्वर ने जो नोट किया है, क्योंकि इक्वेशन भी ऑब्जर्वर ही लिख रहा है, इज 0। तो यहां से मुझे मिल जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन विच आई एम राइटिंग हियर। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो मुझे क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा मास जो भी है 0.1 kg और एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन जो भी गिवन है 1, तो सेम आंसर आ गया 0.1 न्यूटन इज द नेट फोर्स। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, नेट फोर्स का, नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा,
तो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। तो ये हमने जब ग्राउंड से सॉल्व किया था तो बहुत ज़्यादा ईजियर था। हमने जब इसको ग्राउंड से सॉल्व किया तो जहां तक हो सके ग्राउंड से या अर्थ से ही सॉल्व करो। ऑब्जर्वर जब अर्थ में है तो हम ट्रेन का एक्सेलरेशन ये है, तो आप क्या कहोगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अर्थ से अगर ऑब्जर्वर नोट कर रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन और एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन तो सेम होगा, राइट। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज नोटेड बाय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या नोट करेगा, हाँ भाई स्टोन का जो है एक्सेलरेशन ए है, तो बस मिल गया। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 0.1, एक्सेलरेशन 1 है, तो 0.1 न्यूटन मिल गया। और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन विल बी अलोंग द एक्सेलरेशन। हमने सीखा है कि इट्स अ वेक्टर इक्वेशन, तो जो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू the applied force and the change takes place in the direction in which the force act। तो मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वही होगा जो फोर्स का है, फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो एक्सेलरेशन का है। तो एक्सेलरेशन राइट साइड में है तो फोर्स भी राइट साइड में होगा। ये चीज इनर्शियल फ्रेम से ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम हटा देते हैं। फोर्स के डायरेक्शन के लिए इट्स बेटर कि हम इनिशियल फ्रेम से ही देखें तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो इधर उधर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको एक बार और समझा देते हैं। ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ जो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से यूज़ करते हैं। इसमें मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, हमने एक सूडो फोर्स ऐड कर दिया है। सूडो फोर्स का वैल्यू क्या है, -m एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम और ऑल दिस थिंग्स। तो इन दिस केस कैसे रेलिवेंट हुआ, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम मतलब फ्रेम क्या है, ट्रेन। ट्रेन क्यों फ्रेम है, क्योंकि ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है। हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन लिखने वाले हैं, तो ट्रेन है हमारा एक्सेलरेशन, रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है, ट्रेन का एक्सेलरेशन गिवन है, बाद में लिखेंगे। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज नोटेड बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो नोट करेगा इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर कहां से नोट करेगा, ट्रेन के अंदर से। पार्टिकल कहां है, वो भी ट्रेन के अंदर, एट रेस्ट, लाइंग ऑन द फ्लोर, बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या है, ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि स्टोन इज एट रेस्ट, स्टोन इज एट रेस्ट, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो यहां से मुझे इसको राइट हैंड साइड लेंगे तो एफ नेट होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, और मास गिवन है 0.1, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो ये हुआ मेथड 2। ये हो गया क्या हमारा, मेथड 2 नॉन इनर्शियल फ्रेम से। मेथड 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, एग्जांपल 5 ये पुराना एग्जांपल है इन आवर प्रीवियस लेवल 1 पार्ट 1 में। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से मेथड 2 है ये, मेथड 2 से इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो इससे आपको बस प्रैक्टिस हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। लिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अलग अलग रिएक्शन इज वेट, वो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि वॉकिंग रिएक्शन के लिए जब वॉक करते हैं तो रिएक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग। वहीं पर आपको ये यहां जानना है कि रिएक्शन इज वेट का मतलब क्या है। रिएक्शन इज वेट का मतलब है कि कोई स्प्रिंग बैलेंस है। क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, वेट आपका बताता है। कोई स्प्रिंग बैलेंस में अगर कोई पर्सन स्टैंडिंग है, ठीक है, तो पर्सन अगर स्टैंडिंग है तो पर्सन विल पुश द स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस विल आल्सो गिव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर रेस्ट में तो विल गिव अ नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, एक वेट mg होगा और ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब मुझे ये जानना है कि भाई स्प्रिंग बैलेंस का तो रीडिंग है, ऊपर से अगर आप देखोगे तो वैसे रीडिंग दिखाएगा 1 kg 2 kg 10 kg 15 kg, वो कुछ तो शो करेगा। तो स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है, फिर से बता रहे, स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है जो शो करेगा कि 50 kg 60 kg, यानी वेट को जो शो करेगा वो अपने रिएक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, रिएक्शन को। कौन से रिएक्शन को, इस आर रिएक्शन को शो करता है। एक्चुअली उसको कितना रिएक्शन मिला वो स्प्रिंग बैलेंस वही शो करता है कि भाई वो किस उस
मतलब वो किस रिएक्शन से, वो किस फोर्स से पुश कर रहा है, किसको पुश कर रहा है, मैन को पुश कर रहा है। तो रीडिंग वेट का मतलब होता है, आपको याद रखना है, वेट इज द रिएक्शन, नॉट mg, वेट इज नॉट mg, ठीक है, वेट इज नॉट mg, वेट है रिएक्शन फोर्स जो स्प्रिंग बैलेंस अप्लाई कर रहा है मैन पे, मतलब स्प्रिंग बैलेंस अपना कितना ताकत अप्लाई कर रहा है मैन पे इन अपवर्ड डायरेक्शन, कॉमन लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। वेट जो है वो तो अर्थ अपना ताकत दिखा रहे हैं विथ फोर्स mg, स्प्रिंग जो पुश कर रहा है अपवर्ड ऊपर के डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग कितना ताकत अपना जो ताकत दिखा रहा है उसको हम एक कॉमन लैंग्वेज कह सकते हैं, वो है नॉर्मल रिएक्शन। और जो स्प्रिंग बैलेंस है वो स्प्रिंग का ताकत को दिखाएगा, यानी स्प्रिंग का ताकत मतलब वो किस फोर्स से पुश किया ऊपर में, और स्प्रिंग ने किस फोर्स से पुश किया, वो है R। इसीलिए लिखा हुआ है कि जो रिएक्शन है वो ही वेट शोन बाय द स्प्रिंग बैलेंस, रिएक्शन इज द वेट, वही वेट शोन बाय द स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो जो हमें लिफ्ट में अगर तो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है तो उसका वेट का, लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ऐसे, या डाउनवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन है, तो उसका स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग क्या दिखाएगा, स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग दिखाएगा वो रिएक्शन का रीडिंग दिखाएगा, माने R कैलकुलेट करना होगा, जो R आपको इक्वेशन में आएगा वही शो करेगा स्प्रिंग बैलेंस। ये बात पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि mg वेट नहीं होगा, स्प्रिंग बैलेंस जो दिखा रहा है वो वाला वेट mg नहीं होगा, वो कितना होगा, जो रिएक्शन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो मैंने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बनाए हैं इस चैप्टर में, जैसे मैं हमेशा ही बताता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बहुत एक्यूमुलेट करके फिर फाइनली आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो ये सब आपको एक बार और रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है, जो भी एनीवे तो इसका यूज हम अब दिखाने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे। आपको याद रखना है कि रिएक्शन इज योर वेट, यानी रिएक्शन इज द रीडिंग, कौन सा रीडिंग, जो स्प्रिंग बैलेंस दिखाएगा कि भाई कितना है। तो पहला केस है जब लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक ऑफ मास m है और लिफ्ट रुका हुआ है, लिफ्ट रुका हुआ है तो हम बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है F net इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन यूज करेंगे। तो इस वक्त हमारा सारा एक्चुअली y डायरेक्शन में है तो हम ये यूज करेंगे, शॉर्ट में हम F net इक्वल टू मास इंटू a यूज लिखने वाले हैं। तो किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और किसी को भी नेगेटिव ले लो, एक्सेलरेशन 0 है बिकॉज द लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो r इक्वल्स टू mg आया। r इज इक्वल टू mg मतलब यहां कहीं स्प्रिंग बैलेंस भी है, स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअल वेट दिखाएगा mg, तो mg को w बोलते हैं, तो w हो गया mg, w mg को कहते हैं, तो r इक्वल्स टू w इक्वल्स टू mg। तो ये सब आ गया। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है, v इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो भी सेम आंसर आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब हम फिर से ये लिखेंगे और फिर से यहां 0 लिखेंगे, फिर ये आएगा, तो सेम आंसर आएगा कांस्टेंट के लिए भी। तो लिफ्ट अगर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो सेम आंसर। नेक्स्ट, ऊपर नीचे कहीं भी मूव करे सेम आंसर क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। अब आता है वही वाला चीज जो हमने प्रूफ किया था, तो जल्दी से इसको फिर से प्रूफ कर दे कि हमें इस बार स्प्रिंग बैलेंस के हिसाब से पढ़ना है कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा। रीडिंग वो होगा जो रिएक्शन फोर्स होगा। रिएक्शन फोर्स मतलब क्या है, जिस फोर्स से पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, अपना ताकत लगा रहा है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस क्यों ताकत लगा रहा है भाई, क्योंकि मैन का एक वेट है, मैन भी तो अपने वेट के हिसाब से नीचे ताकत लगा रहा है, तो उसको एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर F net is equal to mass into acceleration, net will be along the direction of acceleration को पॉजिटिव लेना है तो R को पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा और mg को नेगेटिव लेना पड़ेगा। यहां पर और कोई चॉइस हम लोग नहीं, ऑप्शन नहीं देंगे और कोई चॉइस, तो R इक्वल्स टू mg प्लस a आ गया, जो हमने पहले भी प्रूफ किया था। और ये सब हम लोग इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड से लिख रहे हैं,
ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड में है, वहां से उसको साफ साफ दिख रहा है भाई ये है फ्री बॉडी डायग्राम और ये है एक्सेलरेशन, आराम से लिख दिया। तो इनर्शियल फ्रेम से ही सॉल्व करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर से मैं बता दूं क्या, तो एफ नेट में आपको क्या ऐड करना होगा, माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एफ नेट क्या है, आर माइनस एम जी। एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम यानी लिफ्ट क्या है, ए। अब देखो कितना फास्ट समझ में आने लगा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ऑब्जर्वर यहां पर है तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के हिसाब से एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। राइट, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा ऑब्जर्वर के हिसाब से। क्यों ऑब्जर्वर के हिसाब से, क्योंकि ऑब्जर्वर ही तो इक्वेशन लिख रहा है। ये जो इक्वेशन लिख रहा है वो ऑब्जर्वर लिख रहा है। राइट नाउ आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम इनसाइड द लिफ्ट। तो यहां से फिर से आ गया आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, यानी एम जी प्लस ए, सेम इक्वेशन मिल गया। तो ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ये था इनर्शियल फ्रेम से। इनर्शियल फ्रेम मतलब कहीं ग्राउंड में था ऑब्जर्वर। ठीक है। लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बात तो वही है। तो पहले इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम मतलब ग्राउंड में कहीं है ऑब्जर्वर, ग्राउंड में है ऑब्जर्वर। ग्राउंड के लिए हम यूज करेंगे एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे। एम जी माइनस आर इज इक्वल टू, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस ए। ये करेक्ट आंसर आ गया। अब इसी चीज को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर चला गया, लिफ्ट नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन है, तो लिफ्ट एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है। एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम क्या कहेंगे, एफ नेट माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, यानी लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज नोटेड बाय ऑब्जर्वर, जो कि यहां पर जीरो होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के हिसाब से तो भाई ऑब्जर्वर भी लिफ्ट में और ब्लॉक भी लिफ्ट में, तो एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एट रेस्ट है, तो ये वाला जीरो लिखेंगे। और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम मतलब विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है। तो एफ नेट क्या लिखेंगे, एफ नेट लिखेंगे एम जी को प्लस लिखेंगे और आर को माइनस लिखेंगे। करेक्ट, क्योंकि एम जी को प्लस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लेना है। तो आर ऊपर की तरफ है तो वो नेगेटिव, माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ए है, और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या है, एज नोटेड बाय ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑब्जर्वर क्या नोट करेगा कि भाई दोनों बातचीत कर रहे हैं, रेस्ट में, ब्लॉक और ऑब्जर्वर आराम से बात कर रहे हैं। तो R इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए हुआ, एम जी माइनस ए फिर से प्रूव्ड हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम से। इससे आपको सूडो फोर्स या एक्सेलरेटेड फ्रेम में कैसे सॉल्व करते हैं इन कोई हार्डर क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया है। तो आपको शॉर्ट में क्या याद रखना है, अपवर्ड अगर लिफ्ट है तो रीडिंग होता है एम जी प्लस ए, ये शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एम जी इफेक्टिव, जी प्लस ए को जी इफेक्टिव लिखते हैं क्योंकि वेट का फॉर्मूला एम जी है, तो कुछ वेट के फॉर्मूला जैसा करने के लिए जी इफेक्टिव कहते हैं। अप द व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन है, जी इफेक्टिव होता है जी प्लस ए। बहुत काम में आने वाला ये शॉर्टकट। लिफ्ट डाउनवर्ड है विथ एक्सेलरेशन है, तो वहां पर आर का फॉर्मूला है एम जी माइनस ए। जी इफेक्टिव क्या होगा, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला लिखेंगे जी माइनस ए। क्यों जी इफेक्टिव, जस्ट एम जी जैसा दिखने के लिए। तो एम जी में जी जो है वो ग्रेविटी का काम करता है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो काम करता है, तो यहाँ पर जी माइनस ए कुछ वही काम करेगा, तो इसको जी इफेक्टिव टर्म से डिनोट करते हैं, जो आगे बहुत काम में आने वाला है। तो कोई भी लिफ्ट का इक्वेशन है, जी इफेक्टिव का रोल ये होगा, लिफ्ट का कोई प्रॉब्लम है आपने सॉल्व किया
और सॉल्व करने का शॉर्टकट अगर चाहिए तो जहां भी जी है, जी के जगह जी प्लस ए लिख दोगे। वो जब हम प्रैक्टिकली बताएंगे कोई इक्वेशन तब ज़्यादा समझ में आएगा। एनीवे इसको जी इफेक्टिव कहते हैं, जी माइनस ए, फिलहाल इतना याद रखो। और ये दो फॉर्मूला याद रखो, अप के लिए जी प्लस और डाउन के लिए जी माइनस है। और कांस्टेंट स्पीड है तो वो सेम रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट जा रहा है या रेस्ट में है, यानी v इक्वल टू 0 है या कांस्टेंट है, तो जो एक्चुअल वेट है वो दिखा रहा है। यहाँ पर वेट इंक्रीज हो गया, एम जी प्लस है, एम जी से ज़्यादा है तो वेट क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है, वेट जो है इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर वेट क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया है, एक्चुअल वेट से कम दिखा रहा है। व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड आप थोड़ा हल्का फील करोगे, एक्चुअल वेट से कम दिखेगा। और जब लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है या रेस्ट में है तो आपको एक्चुअल वेट दिखाएगा, कौन, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, इसको रीड कर लीजिए। ओके, A man of mass 70 kg stands on a weighing scale, मतलब स्प्रिंग बैलेंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही लग रहा है ये मुझे। अपवर्ड जा रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, फिर बी में कुछ, सी में कुछ, डी में, तो एक एक करके सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। अपवर्ड जा रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए, मुझे चाहिए क्या, चाहिए क्या, चाहिए क्या, अ मैन ऑफ स्टैंड्स ऑन, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट, रीडिंग चाहिए, रीडिंग आर इज इक्वल टू एम जी होता है, तो रीडिंग विल बी आर इंटू एम जी, तो 70 इंटू जी अगर 10 ले तो ठीक है, इतना हमारा आंसर हुआ। सिंपल बात, अपवर्ड डाउनवर्ड हो कुछ भी हो, कांस्टेंट स्पीड का मतलब आर इक्वल टू एम जी हमने कैलकुलेट किया था। डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5, तो डाउनवर्ड के केस में क्या था, आर का वैल्यू क्या था, एम जी माइनस ए, थोड़ा लेस हो जाता है तो आर इक्वल्स टू एम जी माइनस ए में एम का वैल्यू ये लिख दो, जी को लिख दो 10 और ए कितना है 5, तो यहां से जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर है। तो 70 इंटू 5 जो भी आंसर आ जाए 350 न्यूटन। सी, lift is moving upward with uniform acceleration 5, what with the reading on the scale in each case, तो रीडिंग ऑफ द स्केल अपवर्ड के केस में क्या होता है, अपवर्ड के केस में एम जी प्लस ए, तो बस वैल्यू पुट करना है, 70 जी इज 10, इसको 5 पुट करो, 15 इंटू 70 1050 न्यूटन। What will be the reading if the lift mechanism failed? हाँ, तो ये एक चीज हम बताना भूल गए थे कि डाउनवर्ड के केस में R इक्वल टू एम जी माइनस ए होता है, डाउन के केस में R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए होता है। तो लिफ्ट का अगर मतलब वो रस्सी कट गया है या लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, फॉलिंग फ्रीली मतलब डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन जी है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है, जी, तो ए के जगह हम जी पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब फ्री फॉल हो, फ्री फॉल होगा तो g माइनस जी यानी 0 विल बी द रिएक्शन, मतलब जो स्प्रिंग बैलेंस है वो 0 वेट दिखाएगा, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस भी नीचे मूव कर रहा है, ये स्प्रिंग बैलेंस भी नीचे मूव कर रहा है, उसके ऊपर जो पर्सन है वो भी मूव कर रहा है जी से, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है इट में लूज कॉन्टैक्ट ऑल्सो, ये जस्ट टच कर रहा हो, प्रेस नहीं कर पा रहा हो। मैन अगर प्रेस नहीं करेगा लिफ्ट को तो लिफ्ट भी प्रेस नहीं करेगा ऊपर की तरफ, रिएक्शन नहीं देगा, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं।